हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और इसमें हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर तक देख चुके हैं और आज हम लोग इससे आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। कंटिन्यू करते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765। बक्सर की लड़ाई 1764 होती है। उसके बाद क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 में किया जाता है। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग। लगा किसके समय में था? क्लाइव के समय में 1765 में। एंड समाप्त कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 में। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। एशियंस आयोग 1886। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के काल में। इस्लिंगटन आयोग 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल थे उस समय। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भूमि सुधार के लिए अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड विलेजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हैदराबाद 1798। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत या हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 एंड अवध 1856। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता
किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग के काल में निर्मित की गई। राज उपाधि अधिनियम 1876। राज उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा पारित महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कब प्रदान की गई? 1876 में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। देश, वर्ष, गवर्नर जनरल, वायसराय। नेपाल 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग। सिंध 1843, लॉर्ड एलनवेरो के समय में। भूटान 1865, लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885, लॉर्ड डफरिन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल 1816, लॉर्ड हेस्टिंग। सिंध 1843, लॉर्ड एलनवेरो। भूटान 1865, लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885, लॉर्ड डफरिन। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक उनका कार्यकाल था। भारत का गवर्नर जनरल था। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। अब आगे देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? रजनी पामदत्त। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक रजनी पामदत्त है। इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एन. टाटा। 1907 में टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा द्वारा की गई। कुटीर उद्योग के क्षेत्र के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कावसजी डावर। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कावसजी डावर। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1855 में प्रथम जूट मिल भारत में कहाँ स्थापित किया गया? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू का काल कहा। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिकर ने 1765 से 1772 के काल को डाकुओं का काल कहा। वो काल था किसका? तो क्लाइव का। 1765 से 1772 ये क्लाइव का काल था। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड आता है। प्रमुख कृषि पद्धतियां।
प्रथा एवं उनकी विशेषता। तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 20 कट्ठा में से 3वां भाग नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी उनको अपने 20 कट्ठा जमीन पे 20 कट्ठा जमीन के लिए जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था। वही था तिनकटिया पद्धति। ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या था? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। आगे है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी भी कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पे लागू हुआ था? बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू करी गई थी और ये बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई थी। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 19% पे। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की। यानी भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दी गई थी और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। यानी राजस्व किससे वसूला जाता था? तो जमींदारों से। रैयतवारी। रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। बम्बई, मद्रास और असम का एरिया में रैयतवारी व्यवस्था लागू हुई थी। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा यानी सबसे ज़्यादा एरिया अगर कवर किया था तो रैयतवारी व्यवस्था ही, यानी रैयतवारी व्यवस्था लगभग 51% क्षेत्र में लागू हुआ था। भूमि का मालिक स्वयं किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, क्योंकि जब भूमि का मालिक किसान होगा तो किसान ही तो राजस्व पहुंचाएगा ब्रिटिश को। और कर की दर 33% से 55% थी। महलवारी व्यवस्था। होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में महलवारी व्यवस्था शुरू किया था। बेसिकली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। समस्त ब्रिटिश भारत का लगभग 30% हिस्सा महलवारी व्यवस्था को कवर करता था। भूमि पर गांव का अधिकार था। भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखिया की थी और कर की दर 60% था। प्रभाव देखेंगे इन सब व्यवस्थाओं का। पारंपरिक आर्थिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव व अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय, कृषि का वाणिज्यकरण। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रैयतवारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई टू थाने तक प्रथम रेल लाइन चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे लाइन का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई टू थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। नेक्स्ट है सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति, इसके मुख्य बिंदु को देखेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को होती है। 34वीं रेजिमेंट 34 रेजिमेंट की सिपाही मंगल पांडे ने
किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, बैरकपुर छावनी से। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामेस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामेस्टर्न थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से आते थे? अवध से। अवध से सर्वाधिक सैनिक 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अठारह ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित प्रणाली के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। क्यों असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी एवं सुनियोजित राजनीति का अभाव, जिस कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने कमान संभाली थी। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज। किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मणिराव दत्त। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता दीवान मणिराम दत्त था। फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए इनाम रखे थे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को। कानपुर से किसने कमान संभाली थी? नाना साहब ने। तात्या टोपे का और कौन सा नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? वक्त खां को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? वक्त खां को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व सिपाही विद्रोह। केंद्र विद्रोही नेता, विद्रोह की तिथि एवं दमनकर्ता। दिल्ली बहादुर शाह सेकेंड, वक्त खां सैन्य नेतृत्व। 11 मई 1857 को विद्रोह होती है और निकलसन व हडसन ने दमन किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल एंड ब्रिटिश कादिर ने कमान संभाली थी। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है और कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया था। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने कमान संभाला था। 4 जून 1857 को वहां पे विद्रोह शुरू हुआ था और जनरल ह्यूरोज ने वहां की कमान संभाली थी, दमन किया था। कानपुर नाना साहब, तात्या टोपे। विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 को और दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली ने कमान संभाली थी। 6 जून 1857 को विद्रोह की तिथि है और कर्नल नील ने वहां दमन किया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857, दमनकर्ता कर्नल नील।
जगदीशपुर कुंवर सिंह एंड अमर सिंह दोनों भाई थे। 12 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इसका दमन किया था। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी में जनरल रेनाल्ड ने वहां पे दमन किया था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। दिल्ली में किसने कम भाल संभाली थी? दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, वक्त खां वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था। 11 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। निकलसन एंड हडसन ने वहां पे दमन किया, इस विद्रोह को दबाया। लखनऊ में बेगम हजरत महल एंड ब्रिजेश कादिर ने नेतृत्व प्रदान की। विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 और कॉलिन कैंपबेल ने दमन किया। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है और जनरल हिरोज ने इस विद्रोह को दबाया। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व प्रदान किया। 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है और कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दमन किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 6 जून 1857 से युद्ध की शुरुआत होती है एंड कर्नल नील ने इसका दमन किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था जून 1857 को और कर्नल नील ने इसका दमन किया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह 12 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है और विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इस विद्रोह का दमन किया। बरेली से खान बहादुर खान ने जून 1857 विंसेंट आयर ने इसका दमन किया। फतेहपुर से अजमुल्ला 1857 ईस्वी जनरल रेनाल्ड। अब आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का आखिर भारतीय नेता माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का आखिर भारतीय नेता माना गया था। आगे वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासक को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह जगदीशपुर से उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 के विद्रोह में। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एसेंसेन सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन
म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, रिवेलियन 1857, पी.सी. जोशी, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, 1857, एस.एन. सेन, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, रिवेलियन 1857, पी.सी. जोशी, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, इतिहासकार और उनके मत। डॉक्टर एस.एन. सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के शब्दों में तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन, 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। टी.आर. होम्स ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रिच के शब्दों में यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, इतिहासकार और उनका मत। डॉक्टर एस.एन. सेन का मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता का मत था 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर का मत था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के शब्दों में तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन के शब्दों में 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। टी.आर. होम्स के शब्दों में यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटरम के शब्दों में यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रिच ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। नेक्स्ट है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो पटना। बहावी आंदोलन पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1859 से 60। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है। वे कौन थे? बिरसा मुंडा। आदिवासी नेता जगत पिता बिरसा मुंडा को बोला जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। किसने नेतृत्व प्रदान की थी? सिद्धू एवं कान्हू ने। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलती है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था?
1820 से 21 के मध्य हो विद्रोह हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साय। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साय। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बल्लभ फड़के ने की थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कूका आंदोलन 1840 से 72। कूका आंदोलन 1840 से 72 गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? शेरपुर के गारो पहाड़ियों तक। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? तो शेरपुर के गारो पहाड़ियों तक। फड़ायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फड़ायजी विद्रोह दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 ईस्वी। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर की बहरिया ताल विद्रोह बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत। कोल विद्रोह बुद्धो भगत 1831-32। मानव बलि प्रथा मोड़िया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजातियों ने विद्रोह किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। सन्यासी विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग। प्रमुख जनजातीय विद्रोह। जनजाति नेतृत्वकर्ता वर्ष प्रभावित क्षेत्र। चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ नेतृत्वकर्ता और 1768 में हुआ था और प्रभावित क्षेत्र था नान भूमि व वीरभूमि पश्चिम बंगाल। हो विद्रोह राजा पराहत 1820-22 1832 में सिंहभूम व छोटा नागपुर का एरिया प्रभावित हुआ था। भील विद्रोह सेवाराम त्र्यंबक 1818 से 48 ईस्वी खानदेश इससे प्रभावित क्षेत्र थे। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह व बारमानिक 1829-32 में हुआ था। खासी पहाड़ी असम व मेघालय क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर का एरिया था। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराजू 1879 ईस्वी में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। खोंड विद्रोह चक्र विश्नोई 1846 से 48 फिर 1855 में शुरू होता है। खोंडमल उड़ीसा में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। संथाल विद्रोह सिंधु व कान्हू 1855-56 में। राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में यह विद्रोह होता है। मुंसा विद्रोह बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया था। 1899 और 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। छोटा नागपुर का एरिया प्रभावित था। भील विद्रोह दौलत सिंह 1914-15 बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। प्रमुख जनजातीय विद्रोह जनजाति नेतृत्वकर्ता वर्ष प्रभावित क्षेत्र। चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ 1768 ईस्वी नान भूमि व वीरभूमि पश्चिम बंगाल। हो विद्रोह राजा पराहत 1820-22 1832 सिंहभूम और छोटा नागपुर। भील विद्रोह सेवाराम त्र्यंबक 1818-48 खानदेश प्रभावित क्षेत्र था। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह व वारमानिक 1829-32 खासी पहाड़ी असम व मेघालय। कोल विद्रोह बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831-32 छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र था।
हरप्पा विद्रोह, अल्लूरी सीता राजू 1879, आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई 1846-48, 1855 ईस्वी, खोंडमल उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र था। संथाल विद्रोह सिंधु व कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, 1855-56 में हुआ। राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया, 1899-1900 के मध्य हुआ था। छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र था। भील विद्रोह दौलतसी 1914-15, बांसवाड़ा एवं डूरंगपुर दक्षिणी राजस्थान। पवना विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बाबा ने किया था। जनजातीय विद्रोह के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार तट। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार तट। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 1835 किस राज्य से संबंधित है? असम से। अहोम विद्रोह असम से संबंधित है, 1828 से 35। रामसी के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरलाल सेन के द्वारा। रामसी के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन भगत जवाहरलाल। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? भील विद्रोह महाराष्ट्र। बिरसा मुंडा ने केशवरवाद की स्थापना पर बल दिया था। किसान नागरिक विद्रोह, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार। गोगिनेनी रंगा बायकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में देखेंगे इसको। आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और उसका कारण। मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से 1854 मालाबार के क्षेत्र में हुआ था और नेतृत्वकर्ता के एन हाजी थे। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान करी थी और यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका कारण था। पवना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य होता है। प्रभावित क्षेत्र बंगाल है और नेतृत्व इसका ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने किया था। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली इसका प्रमुख कारण था। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले प्रभावित थे और इसका नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया था। इसका कारण था रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व लगान के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में होती है। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी प्रभावित क्षेत्र है और महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में ये आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918, खेरा गुजरात में है और महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व प्रदान किया था। फसल बर्बाद होने के कारण सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना इसका प्रमुख कारण था। अवध किसान आंदोलन 1920
प्रभावित क्षेत्र था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। झुंगरी लाल सी एन बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था, इसका कारण था अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन 1921-22, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इसका प्रभावित क्षेत्र था। मदारी पासा ने एका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, इसका कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 मालाबार में होता है। अली मुदलियार इसका नेतृत्व प्रदान करते हैं, अधिक लगान व बेदखली इसका कारण था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है। सूरत व बारदौली तालुकों से प्रभावित क्षेत्र होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें नेतृत्व प्रदान किया था और इसका कारण था लगान में बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन 1930-40, प्रभावित क्षेत्र था जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा। नेतृत्व प्रदान किया था सोहन सिंह भागना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। इसका कारण था भूमि राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन 1946 में होता है। प्रभावित क्षेत्र दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। नेतृत्व प्रदान किया था कंपाराम सिंह, भवन सिंह ने, और इसका कारण था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, प्रभावित क्षेत्र तेलंगाना था। नेतृत्वकर्ता सामूहिक रूप से थे, सामूहिक नेतृत्व, और इसका कारण था निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।